नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। कश्मीर में सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने मोस्ट वांटेड आतंकी और बुरहान वानी के वारिस सब्जार को मार गिराया है। उधर आतंकी इस एनकाउंटर का बदला लेने के लिए कोई बड़ा हमला भी कर सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी ने दिल्ली और मुंबई में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईबी का मानना है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा देश के इन दो बड़े शहरों पर कभी भी हमला कर सकता है। इसी पर है हमारी स्पेशल रिपोर्ट, मारा गया बुरहान, अलर्ट पर राजधानी। कश्मीर में सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर के त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर सब्जार अहमद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। कश्मीर के लोकल लोगों ने पत्थरबाजी करके सेना को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और हिजबुल के टॉप कमांडर सब्जार को ढेर कर दिया गया। सब्जार के मारे जाने की खबर के बाद घाटी के कई हिस्सों में बंद और हिंसा की खबरें हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी में कानून व्यवस्था के मद्देनजर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया। कहते हैं अगर तुम बुरा करोगे तो एक दिन अंजाम भी बुरा ही होगा। कश्मीर में आतंक का दूसरा नाम सब्जार भट्ट को सेना ने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। सब्जार वही आतंकी है जो बुरहान वानी के साथ रहा करता था और बुरहान के मारे जाने के बाद हिजबुल की कमान उसी के हाथ में थी। सब्जार के अलावा एक और आतंकी भी मारा गया है, लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। सब्जार बुरहान वानी के साथ कई तस्वीरों और वीडियो में नजर आ चुका था। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के त्राल इलाके में सुरक्षा बलों ने हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट को मार गिराया है। आतंकियों ने शुक्रवार रात सेना के एक गश्ती दल पर हमला कर दिया और इसके बाद सेना ने वहां पर घेराबंदी कर रखी थी। सेना से मुठभेड़ में बुरहान वानी की मौत के बाद दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन की कमान संभालने वाले सब्जार सहित 3 आतंकवादी त्राल के सेमोह गाँव में एक घर के अंदर छिपे थे। पुलिस के मुताबिक 42 राष्ट्रीय राइफल्स की एक गश्ती दल पर त्राल के सैमुह गांव में रात करीब 9 बजे संदिग्ध आतंकियों द्वारा अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। इसके बाद घटना स्थल के आसपास के मकानों को खाली करा दिया गया और सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। मदद के लिए सेना के जवानों की और टुकड़ियां वहां भेजी गई। रात भर रुक रुक कर गोलीबारी होती रही। जब सुबह हुई तो हमेशा की तरह लोकल कश्मीरी उसे बचाने के लिए सामने आ गए और सेना पर पत्थर बरसाने लगे, लेकिन उनकी भी एक ना चली और वो मारा गया। पिछले साल हिजबुल आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से कश्मीर वादी सुलग रही है। उसके बाद से उरी के सेना कैंप पर हमला बड़ी आतंकी वारदात थी, लेकिन आतंकियों और सेना के बीच तकरीबन रोज संघर्ष हो रहा है। 4 टेररिस्ट ने पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको बॉर्डर के ऊपर ही रोक लिया और उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये कहने का मतलब 4 आतंकवादी मारे गए हैं और भी आगे सर्च ऑपरेशन जा रहा है। इसके अलावा परसों ही बैट एक्शन टीम के 2 लोगों ने हमारे जवान 2 हमारे पेट्रोलिंग पार्टी को एम्बुश करने की कोशिश की थी, उनको भी मार दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन हिजबुल ने कश्मीर में महमूद गजनवी को अपना नया कमांडर नियुक्त किया था। उसे बुरहान का करीबी माना जाता था। हालांकि गजनवी के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं थी, लेकिन बताया जा रहा है कि महमूद गजनवी का असली नाम सब्जार अहमद भट्ट था। पिछले साल कश्मीर के मुजफ्फराबाद में हुई हिजबुल के कमांडर काउंसिल की बैठक में सब्जार को नया कमांडर नियुक्त किए जाने का ऐलान किया गया था। हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में हिजबुल की कमांडर काउंसिल की बैठक बुलाई थी। इसमें बुरहान को श्रद्धांजलि देते हुए महमूद गजनवी को ऑपरेशनल कमांडर नियुक्त किया गया था। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। दरअसल आतंकियों पर लगाम लगाने में भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ जुटी है। सेना के जवानों ने शनिवार को LOC के रामपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने मात खाई है। पाकिस्तान के ये पिट्ठू LOC के रामपुर सेक्टर में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान वहां तैनात जवानों ने उनको ललकारा, जिस पर आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए सेना ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है।
शुक्रवार को एलओसी के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के उड़न दस्ते बैट ने हमला कर दिया था। सेना ने इस हमले को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने सेना की पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। बारामुल्ला के रामपुर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 6 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। शुक्रवार को भी सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम के 3 जवानों को पकड़ा था। सेना ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में आतंकियों से एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद पुलिस और आर्मी की संयुक्त टीम ने चलाए गए अभियान में सेमू गांव से 3 आतंकवादी पकड़े। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने रात 9 बजे के करीब पेट्रोल पार्टी पर हमला किया था। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इसके बाद सुरक्षा बलों ने उस क्षेत्र में छापेमारी शुरू की। उत्तरी कमांड के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डी अंबू ने पिछले दिनों उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर में सेना की कई यूनिटों का दौरा किया और मौजूदा सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया। सेना के कमांडर ने वहां तैनात सैनिकों के साथ बातचीत की और आतंकवादी संगठनों पर दबाव बनाए रखने के लिए इंटेलिजेंस के आधार पर निडरता से ऑपरेशनों को संचालित करने पर जोर दिया। सेना का मनोबल बढ़ाना इन मायनों में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब सेना के मेजर को सम्मानित करने पर कई राजनीतिक दलों ने बवाल मचाया है। वहीं घाटी में खराब हालात को देखते हुए भी इस दौरे को अहम माना जा रहा है। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर आतंकी एनकाउंटर का बदला लेने के लिए कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी ने दिल्ली और मुंबई में सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। इंटेलिजेंस अधिकारियों ने देश के मेट्रो शहरों में सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट जारी किया। ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा भारत में फिर एक बार आतंक की दहशत फैलाने की तैयारी में। दिल्ली और मुंबई में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। वहीं बॉर्डर से सटे इलाके पंजाब और राजस्थान भी आतंकियों के निशाने पर हो सकते हैं। एक बार फिर हिंदुस्तान खतरे में है। एक बार फिर आतंकी मौत बांटने की फिराक में है। एक बार फिर दिल्ली मुंबई को दहलाने की तैयारी है। एक बार फिर लश्कर ने सर उठाया है। एक बार फिर लश्कर के दहशतगर्द देश में घुसे हैं। एक बार फिर पाक पीछे से वार करने वाला है। लेकिन इस बार खुफिया एजेंसियां तैयार हैं। एजेंसियों को पाकिस्तान के नापाक इरादों की खबर लग गई है। वो चौकस हैं किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि 20-21 आतंकियों का एक ग्रुप पाकिस्तान से चलकर भारत में घुस गया है। भारत में घुसने के बाद इन्होंने खुद को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। इंटेलिजेंस इनपुट का कहना है कि ऐसी सूचना मिली है कि इन सबको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने ट्रेनिंग दी है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत दिल्ली और मुंबई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, होटल और टूरिस्टों के बीच लोकप्रिय स्थानों, स्टेडियम, भीड़भाड़ वाले मार्केट की सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए निर्देश दिया गया है। पुलिस वालों से अत्यंत सतर्कता बरत और संदिग्ध लोगों, वस्तुओं और वाहनों पर तीखी नजर रखने और वाहनों और लोगों की अच्छी तरह जांच करने को कहा गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऐसी आशंका है कि लश्कर के सदस्य दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या पंजाब में हो सकते हैं। अधिकारियों से अपने स्टाफ की तैयारी की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा गया है। संवेदनशील जगहों पर पीसीआर की 10 ऐसी वैन तैनात की गई हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ट्रेन ड्राइवर और कमांडो हैं। विजय चौक, पालिका बाजार, आईपी मार्ग, साकेत में सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल, नेताजी सुभाष पैलेस बाजार और मॉल परिसर, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल और झंडेवालान में पराक्रम वैन तैनात की जा रही है। अलर्ट के अनुसार ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों को इरादा किसी बड़े हमले को अंजाम देना है। हमला बड़ा हो ताकि उन्हें मीडिया में सुर्खियां मिल सकें। इंटेलिजेंस एजेंसियों की ऐसी आशंका है कि आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए आत्मघाती बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी महीने अमेरिका के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने भी ऐसी आशंका जाहिर की थी कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में बड़े धमाके की तैयारी की जा रही है। अब हम सबको चौकन्ना रहने की जरूरत है। आकांक्षा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
दरअसल दिल्ली में 24 घंटे तैनात रहने वाली पीसीआर अब आतंकी खतरे से भी निपटने का काम करेगी। अब पीसीआर की एक स्पेशल यूनिट सिर्फ दिल्ली की निगहबानी करेगी। नाम है पराक्रम। इस यूनिट में फिलहाल 20 वैन्स तैनात की जा रही हैं जो कमांडो और AK-47 से लैस होंगी। एक लाइन में समझाएं तो इस वैन की तैनाती का मकसद दिल्ली में आतंकी हमला होने पर बाहुबली अंदाज में जवाबी कार्रवाई करना है। पराक्रम वैन को तैनात करने का मुख्य उद्देश्य राजधानी में किसी भी आतंकवादी हमले पर फौरन जवाबी कार्रवाई करना है। आतंकी हमलों से नागरिकों का बचाव करना, हर समय आतंकवाद विरोधी बैकअप तैयार रखना। हमारे संवाददाता सुमंत ने इस नए पीसीआर वैन का जायजा भी लेने की कोशिश की है। क्या खूबियां हैं आप भी देखिए। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर है और इस बार ये इंटेलिजेंस इनपुट अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने भारतीय एजेंसियों के साथ साझा किया है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इस वक्त मैं दिल्ली के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके यानी संसद भवन से महज चंद कदमों की दूरी पे मौजूद हूँ, विजय चौक पे मौजूद हूँ। और मैं सबसे पहले आपको ये एक स्पेशल पीसीआर वैन जिसका नाम पराक्रम है वो दिखाना चाहूंगा। शुक्रवार को ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने 10 पराक्रम पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पे डिप्लॉय किया है। इस पीसीआर वैन की खास बात यह है कि इस पे एनएसजी से ट्रेंड दिल्ली पुलिस के 3 कमांडो इस पे तैनात रहते हैं और इसके अलावा जो ड्राइवर हैं इस पीसीआर वैन के वो भी एनएसजी से प्रशिक्षित हैं और एक महिला कमांडो भी इस पे रहती हैं। यानी कुल 5 लोगों की तैनाती इस पराक्रम पीसीआर वैन पे रहती है। दरअसल इस वैन को लॉन्च करने का मकसद यही है कि अगर कोई भी इस तरह से आतंकी वारदात राजधानी दिल्ली में होती है तो क्विक रिस्पांस दिया जाए, उचित जवाब दिया जाए। इसी के मद्देनजर इस पराक्रम पीसीआर वैन को दिल्ली में 10 भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तैनात किया गया है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें तो वाकई हाई अलर्ट का कई जगहों पर असर दिख रहा है, लेकिन कई जगहों पर असर नहीं भी दिख रहा है। मतलब साफ है कि जितनी चुस्ती दिखनी चाहिए थी दिल्ली पुलिस में तमाम जगहों पे उतनी तो नहीं दिख रही है। लेकिन यह सच है कम से कम इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में अगर हम देखें तो वहां पे दिल्ली पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है, जिसकी बानगी ये विजय चौक पे जिस तरीके से इस पराक्रम पीसीआर वैन की तैनाती है वो भी इस बात को दर्शाता है, क्योंकि ये जिस जगह पे वैन है उसके चंद कदमों की दूरी पे संसद भवन, यहां से चंद कदमों की दूरी पे प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, तमाम वो हाई प्रोफाइल जगह और मिनिस्ट्रीज हैं जहां से देश चलता है। तो मतलब साफ है कि भले ही इंटेलिजेंस इनपुट ये जो मिली है कि 20 से ज्यादा आतंकी जो है वो दिल्ली, मुंबई जैसे कई शहरों को दहला सकते हैं, इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस की चुस्ती और मुस्तैदी कई जगहों पर दिख रही है। लेकिन कई ऐसे भी जगह हैं जहां सुरक्षा को और चाक चौबंद करने की जरूरत है। सुमंत कुमार, APN, दिल्ली। दरअसल दिल्ली के साथ मुंबई में भी सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक केंद्र से ऐसी चेतावनी मिली है। महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य भर की जरूरी इमारतों की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। सुरक्षा को लेकर IB ने रेलवे को भी अलर्ट जारी किया और रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। हमारे संवाददाता कुशल ने अंधेरी इलाके में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुंबई सहित कुछ जगहों पर एक हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा। इस वक्त हम मुंबई में हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़ा दी गई है, पुलिस की गाड़ियां तैनात कर दी गई है, व्हीकल्स की चेकिंग करने को कहा गया है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वातावरण निर्मित हुआ है मुंबई में, हमने देखा है कि कुछ जो है सस्पेक्ट्स पकड़े गए हैं, पाकिस्तानी जो है आतंकवादी, उनके आने की बातें चल रही है। कहा जा रहा है कि जो 20 LET जो लश्कर-ए-तैयबा के टेररिस्ट है, हो सकता है उसकी आशंका है कि वो घुस चुके हैं और वो जो है भारत में अन्य जगहों पर फैल चुके हैं और मुंबई भी उनमें से एक टेरर की जगह बताई जा रही है। इसी के तहत हमने देखा है कि ये हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। हम देख रहे हैं जिस तरह से इधर चेकिंग हो रही है, जिस तरह से पुलिस हर जगह पे जो है लगाई गई है, पुलिस की जो है सिक्योरिटी लगाई गई है, हर तरह से हर जगह पर एक टफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स लगा दी गई है। कहा गया है कि रेलवेज, एयरपोर्ट और जो है मुश्किल से मुश्किल जगह जो है जो सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं उधर हमने देखा है कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, व्हीकल्स की चेकिंग हो रही है, पेपर्स की चेकिंग हो रही है। और इसी के तहत हमने देखा है कि जिस तरह से पूरा वातावरण निर्माण हुआ है, इसके चलते एक हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। और जिस तरह से पूरी प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से ये हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज माना जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ना सिर्फ एयरलाइंस लेकिन
कोस्ट गार्ड, रेलवे स्टेशन और अन्य जगह जहां से टेररिस्ट घुसने की आशंका है, इन सब जगहों पर एक हाई अलर्ट जारी कर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बढ़ा दी गई है और अन्य कदम लिए गए हैं ताकि आगे कुछ सिचुएशन निर्माण ना हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पकड़ा गया है, कई लोगों को सस्पेक्ट बताया गया है और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें जो है जांच पड़ताल चल रही है, जिन पर इंक्वायरी चल रही है और इसी के चलते जिस तरह से पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं उसका जो है एक तरह से निर्मित की गई है और लोग बढ़ाए गए हैं, पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है मुंबई में। तो अब देखने की बात है कि ये पुलिस फोर्स जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ काम करते हुए इस अलर्ट को किस तरह से मानते हैं और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया आगे जाती है, ये देखने की बात होगी। कैमरामैन सतीश कदम के साथ कुशल पाटिल, एपीएन न्यूज़, मुंबई। दरअसल बुरहान के वारिस को बचाने के लिए जिस तरह की पत्थरबाजी की गई, कुछ इसी तरह की पत्थरबाजी हिजबुल के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के वक्त भी हुई थी। जहां बुरहान छिपा था वहां पर सैकड़ों लोगों ने सेना पर पत्थरबाजी शुरू कर दी थी, लेकिन फौज ने उसे ढूंढ निकाला और सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में उसकी जान गई। ये साफ है कि आतंकियों का साथ देने वाले ये जान लें कि भारतीय फौज किसी को छोड़ने वाली नहीं। यकीन नहीं होता तो बुरहान की कहानी को जान लें। नाम बुरहान मुजफ्फर वानी, काम हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, इनाम सर पर 10 लाख रुपए का, अंजाम सुरक्षा बलों के हाथों बेमौत मारा गया। बुरहान वानी कश्मीर के त्राल की अच्छी और संपन्न परिवार से था। इसके पिता स्कूल में प्रिंसिपल थे। 15 साल की उम्र में घर छोड़कर यह आतंकवादी बन गया। वानी का बड़ा भाई खालिद मुजफ्फर भी आतंकवादी ही था, जो पिछले साल सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया। बुरहान वानी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर ली थी, जिससे उसको कश्मीर में काफी लोकप्रियता मिली और वो कमांडर बन गया। वो साउथ कश्मीर में 11 से 15 स्थानीय आतंकियों का नेतृत्व कर रहा था। सुरक्षा बलों को उसकी काफी समय से तलाश थी, इसीलिए उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। और जब खुद उसके पिता ही उसके आतंकी बनने पर अफसोस नहीं कर रहे, तो बाकी का तो कहना ही क्या। इनकी जो हालात हैं इंडिया के, मुसलमानों की अत्याचार हो जाता है। हम ये चला गया यहाँ से ट्रक ड्राइवर, वहाँ से उसको मारा क्यों, ये मुसलमान है, ये कश्मीरी है, ऐसा बहुत बार हुआ है। तो इस जुल्म से या बीफ जो हमारा हलाल एक है, हम कुर्बान करते हैं, उस पर पाबंदी लगती है। हाँ, थोड़ा तकलीफ होती है, लेकिन फिर इस्लाम हमें याद दिलाता है कि पहले खुदा फिर बेटा, पहले कुरान फिर बेटा, पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बेटा। वानी 2014 में चर्चा में आया था, जब उसने सेना की वर्दी में हथियार के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। वो अक्सर अपनी तस्वीर सेना की वर्दी में ही शेयर करता था, जिससे युवाओं को आतंकवाद की तरफ आकर्षित किया जा सके। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर वो भड़काने वाली वीडियो और तस्वीरें अपलोड करता था। इसी वजह से वो हिजबुल का पोस्टर बॉय बन गया। वानी किसी विशेषज्ञ की तरह स्पीच देता था, जिसे सोशल मीडिया पर कश्मीर के युवाओं के बीच फैलाया जाता था। हमारे बहुत से नौजवान साथी शहादत भी पा गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की शहादत से इस तहरीक को बहुत फायदा मिला और हमारे हौसलों को भी महमियत बख्शी उनकी शहादत ने। बहरहाल मैं कश्मीर के सारी आवाम, खासकर नौजवान कौम का शुक्रगुजार हूँ कि वो हर वक्त अपनी जान पर खेलकर मुजाहिद को सेफ रखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वास्तव से हमने बहुत सी कार्रवाई अंजाम दी, जिनमें आर्मी और पुलिस के एहलकार निशाना बने। इंडियन आर्मी तो ऑलरेडी हमारे दुश्मन है, लेकिन पुलिस वाले हमारे अपने होकर भी हमें मजबूर करते हैं कि हम उन पर कार्रवाई करें। बुरहान वानी कभी एक नंबर नहीं रखता था। वो समय समय पर अपना नंबर बदलता रहता था, जिससे उसे ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था। तभी पुलिस को एक ऐसी लड़की मिली जो खुद को वानी की गर्लफ्रेंड बता रही थी। इस लड़की को वानी से बदला लेना था और इसी ने खुद पुलिस से संपर्क किया था। वानी के रिलेशन कई लड़कियों से थे, जिसकी वजह से ये लड़की नाराज थी। इसी ने वानी का नंबर पुलिस को दिया था, जिससे उसको ट्रैक किया जा सका। वानी की लोकेशन मिलने पर उसे मार गिराने का प्लान बनाया गया और 8 जुलाई को खबर मिली कि वानी कोकरनाग के पास बमडूरा गांव के एक मकान में पहुंच चुका है। उसे यहां प्लान के तहत लाया गया था, जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वाला था। इसीलिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। बुरहान वानी कभी अकेला नहीं चलता था, उसके साथ हमेशा उसका साथी सरताज रहता था। उस दिन भी वो सरताज और परवेज के साथ ही था।
उसे मारने के लिए जवानों ने पूरे इलाके में डबल लेयर का घेरा बनाया और उसके बाद सेना ने उस घर में पीछे से आग लगा दी जिस घर में वानी था, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक आग में जलकर मरने से नर्क में जाते हैं। और कुछ ही देर में सभी आतंकी बाहर आकर गोलियां बरसाने लगे, लेकिन नतीजा तो तय था, उसके कर्मों की उसे सजा मिल चुकी थी। लेकिन ये कामयाबी अपने साथ चिंताएं भी लेकर आई। कश्मीर घाटी में हालात पहले से ही बिगड़े हुए हैं और सुरक्षा एजेंसियों को अब भी फिक्र सता रही है कि बुरहान की मौत के बाद भड़के कश्मीर को किस तरह से शांत किया जाए। श्वेता कुमारी के साथ अनुराग सिंह, APN। दरअसल कश्मीर में लगातार आतंकवाद अपने पैर पसार रहा है और इतना ही नहीं, अब वहां के स्थानीय युवक भी हाथों में पत्थर लेकर सुरक्षा बलों के सामने खड़े हैं। हाल फिलहाल में कई मौकों पर स्थानीय युवक हाथों में पत्थर लेकर आतंकियों की ढाल बनकर भारतीय सेना के सामने आ खड़े हुए। आइए जानते हैं कौन है आतंक के असली जिम्मेदार। घाटी में बढ़ती आतंकी और पत्थरबाजी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये पूरी दुनिया जानती है। घाटी में इस तरह का तनाव कोई नया नहीं है। विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अपने नापाक इरादे जाहिर करता रहा है। वो जन्नत में हमेशा अशांति फैलाता रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद 1947 से जारी है। इसको लेकर पाकिस्तान ने भारत पर 3 बार हमला किया और तीनों बार उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान जिस तरीके से उसके डेस्परेट उसके अटेम्प्ट्स रहती हैं और लगातार वो एक जंग जो है उसने छेड़ी हुई है और कश्मीर में यहाँ के हालात ख़राब करने के लिए और हर जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होगा। उसकी ये जो कायराना हरकतें हैं उसको बाज आना चाहिए इसमें। उन्नीस में शर्मनाक हार के बाद काबुल के पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सैनिकों को हार का बदला लेने की शपथ दिलाई गई और अगले युद्ध की तैयारी को अंजाम दिया जाने लगा। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने लगे। 1971 से 1988 तक पाकिस्तान की सेना और कट्टरपंथी अफगानिस्तान में उलझे रहे। यहाँ पाकिस्तान की सेना ने खुद को गोरिल्ला युद्ध से मजबूत बनाया और युद्ध के विकल्पों के रूप में नए नए तरीके सीखे। अब यही तरीके भारत पर आजमाने की बारी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने 1988 में भारत के खिलाफ ऑपरेशन टोपाक नाम से वॉर विद द इंटेंसिटी की योजना बनाई। इसके तहत कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद और भारत के प्रति नफरत के बीज बोने थे और फिर उन्हीं के हाथों में हथियार थमाने थे। पाकिस्तान ने भारत के पंजाब में आतंकवाद शुरू करने के लिए पाकिस्तानी पंजाब में सिखों को खालिस्तान का सपना दिखाया और हथियारबंद सिखों का एक संगठन खड़ा करने में मदद की। पाकिस्तान के इस खेल में भारत सरकार उलझती गई। स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बदले की कार्रवाई के रूप में 31 अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली। राजीव गांधी ने कश्मीर की तरफ से पूरी तरह से ध्यान हटाकर पंजाब और श्रीलंका में लगा दिया। इंदिरा गांधी के बाद भारत की राह बदल गई। इससे पंजाब में आतंकवाद के नए खेल के चलते पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर पर नजरें टिकाने लगा और उसने पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों को आतंक के लिए तैयार करना शुरू किया। भारतीय नेताओं के ढुलमुल रवैये के चलते कश्मीर में ऑपरेशन टोपाक बगैर किसी परेशानी के चलता रहा। अब दुश्मन का इरादा सिर्फ कश्मीर को ही अशांत रखना नहीं था, वो जम्मू और लद्दाख में भी सक्रिय होने लगे। पाकिस्तानी सेना और ISI ने मिलकर कश्मीर से पीड़ितों को भगा दिया।
आज कश्मीर में आतंकवाद के चलते करीब 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए और वो जम्मू सहित देश के दूसरे हिस्सों में जाकर रहने लगे। इस दौरान हजारों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया। घाटी में मस्जिदों की तादाद बढ़ाना, गैर मुस्लिमों और शियाओं को भगाना और बगावत के लिए जनता को तैयार करना ऑपरेशन टोपाक के ही चरण है। इसी के तहत कश्मीर में सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं और भारत की खिलाफत की जाती है। आईएसआई ने कश्मीर में अपनी गतिविधियों को प्रायोजित करने के लिए हर महीने 10 से 50 करोड़ खर्च करता है। इस कार्यक्रम के तहत आईएसआई ने लश्कर-ए-तैयबा सहित कश्मीर में 6 आतंकवादी गुटों को लगातार पैसे सप्लाई कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार भी इस आतंक का मुंहतोड़ जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि आज रात कार्यक्रम मेरा भी नाम होगा में होंगे नेता, अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी, जो देखेंगे सुरदूतों का जवानों के नाम नमन और परखेंगे हमारे सुरदूतों के स्वर। तो देखना मत भूलिएगा, मेरा भी नाम होगा रात 9 बजे सिर्फ एपीएन पर। सरहदों पर माटी की मर मिट कर करते हैं वो रक्षा, न फिक्र खुद की बस हिंद की है सुरक्षा। आ रहे हैं उन वीर जवानों को देने सुरों से सलामी। रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। जागत रहिया हो जवान, जागत रहे हिंदुस्तान, जागत रहिया हो। नाम बना है इनका लेकिन न भूलेंगे वो कुर्बानी। अरे अब तो सामान आया, सामानी जुटान चाहता। देखिए सुरदूतों का नमन जवानों के नाम। आज रात 9 बजे सिर्फ एपीएन पर।